नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में होगी उत्तराखंड बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक। आगामी चुनाव के साथ मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे पर होगी चर्चा। सांसदों को सौंपी जाएगी खास जिम्मेदारी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने की चर्चाएं तेज। महेंद्र भट्ट बोले, यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार, राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द दी जाएगी कानून की शक्ल। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यालय में जमकर हुआ बवाल। पार्टी के 2 गुटों में भिड़न, तोड़फोड़ और हंगामे के बाद बुलानी पड़ी पुलिस। खबर दिखाए जाने के बाद जागा प्रशासन। देहरादून में जमीनों की रजिस्ट्री से छेड़छाड़ के मामलों में मुकदमा दर्ज। सीएम धामी के निर्देश पर गठित एसआईटी कर रही जांच। सीएम धामी के दिल्ली दौरे से अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तराखंड में जल्द समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा। इसके संकेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी दिए हैं। भट्ट का कहना है कि राज्य की जनता से जो वादा किया था उसे सरकार पूरा करने जा रही है। भट्ट ने बताया कि ड्राफ्ट तैयार हो गया है। जैसे ही ड्राफ्ट सरकार के पास आएगा, सरकार उसे अध्यादेश की शक्ल देकर राज्य में लागू करेगी। गृह मंत्री से मिले हैं तो स्वाभाविक रूप से निश्चित रूप से इसी पे चर्चा भी हुई होगी और उस संदर्भ में जो हमारी कमेटी है उसकी रिपोर्ट अभी आनी शेष है। जैसी वो रिपोर्ट आएगी उस संदर्भ में तत्कालिक जो वैधानिक चीज़ें हैं उसकी चर्चा करते हुए उसको हम चाहे अध्यादेश के रूप में लाएं, चाहे विधानसभा के अंदर उसको पारित करते हुए कानून के साथ और समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हो, यहाँ की जनता की अपेक्षा है और हमारे मुख्यमंत्री दिशा में प्रयासरत है। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों को किसान समृद्धि केंद्र की सौगात देने जा रहे हैं और पूरे देश में 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र खोले जाएंगे। उत्तराखंड में भी 5 से 6 किसान समृद्धि केंद्र खोले जाने का अनुमान है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि किसान समृद्धि चैनलों को खुलने से सब्सिडी के तहत किसानों को खाद, बीज और कृषि यंत्र उपलब्ध होंगे और साथ ही किसानों के लिए जारी होने वाली किसान सम्मान निधि भी प्रधानमंत्री 27 जुलाई को जारी करेंगे। पूरे देश के अंदर 1,25,000 खुलेंगे। हमारे राज्य में 5 से 6 केंद्र इस रूप में खुलेंगे। ये केंद्र जहां सस्ते मूल्य पर खाद और ख़ास तौर पर जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खादों का वितरण करेगा। अनेकों जो संयंत्र हैं कृषि संबंधित उनके संदर्भ विषय आएगा। दवा है, आपका किसान से जुड़ी हुई वैज्ञानिक जानकारी है, ये सारे उस केंद्र पर उपलब्ध होंगे। तो ये किसान की आय दुगना करने की दृष्टि से बहुत बड़ा एक योजना पूरे देश के अंदर चलेगी। और 27 तारीख को उसी दिन प्रधानमंत्री जी जो हमारी 14वीं किस्त किसानों को जो 2,000 रुपया दी जाती है वो भी दी जाएगी। चुनाव में सोशल मीडिया की ताकत क्या होती है, बीजेपी से बेहतर शायद ही कोई इसे बता सके। सोशल मीडिया के सहारे चुनाव लड़ने का जो सिलसिला बीजेपी ने 2014 में शुरू किया था वो अब तक भी जारी है और परिणाम भी सबके सामने हैं। ऐसे में अब कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर चलती दिखेगी। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव सोशल मीडिया के जरिए लड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी की राह पर कांग्रेस पर चढ़ा सोशल मीडिया का खुमार। 2024 में कांग्रेस की लगेगी क्या नैया पार। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल करती है और इसकी ताकत का अंदाजा पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में ही लगा लिया था। यही कारण है कि तब से लेकर अब तक बीजेपी हर चुनाव सोशल मीडिया के सहारे ही लड़ती है और परिणाम भी सबके सामने है। अब इसी को भांपते हुए विपक्षी दल कांग्रेस भी सोशल मीडिया पर सक्रिय होने वाली है। आगामी चुनाव में कांग्रेस भी सोशल मीडिया को अहम हथियार बनाने की तैयारी में है। उत्तराखंड में कांग्रेस आईटी सेल खास रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बना रहा है ताकि सोशल मीडिया के सहारे चुनाव लड़ा जा सके और नैया पार लग जाए।
आज ये बात करते हैं सोशल मीडिया की। आईटी मैं कहूँ इस देश के अंदर सबसे बड़ा आईटी सेक्टर अगर लाए तो राजीव जी लाए। राजीव जी के टाइम पे आईटी आई तो ये कहते हैं, अब इन्हें उस समय यही लोग विरोध करते थे कंप्यूटर का कि आईटी रोजगार खा जाएगी लोगों का। आज ये सोशल मीडिया को अपना बताते हैं। ये बताया कि इन्होंने सिर्फ जो कांग्रेस के काम थे उन्हें अपना नाम देने का काम किया है, इनकी आइडियोलॉजी खुद नहीं है। आज देखिए मणिपुर जल रहा है, हमारे साहब विदेशों में घूम रहे हैं, देश जल रहा है, साहब का गृह मंत्री साहब का कोई बयान नहीं आ रहा है। तो इन्होंने हमेशा झूठ की राजनीति करी और झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कांग्रेस बीजेपी सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने की बात कह रही है, लेकिन वहीं सोशल मीडिया पर कांग्रेस की सक्रियता को लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास अपनी कोई प्लानिंग नहीं है। बीजेपी की कॉपी करने का काम कांग्रेस करती है। किसी भी पार्टी की जब अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है और उस पार्टी की कोई अपनी नीति निर्धारक कमेटी नहीं होती है, उसका पार्टी के कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं, तो उसको कहीं न कहीं जो देश की ऐसी पार्टियां होती हैं कि जिनकी आइडियोलॉजी है, जिनके कार्यक्रम हैं, जिनकी नीतियां हैं और उस पर भी उनको सक्सेसफुल मिल रहा है देश के अंदर, तो नेचुरल है कि भाई उसकी वो नकल करेंगे। लेकिन नकल करने के लिए भी मैं कहता हूं कि अकल चाहिए। जब आप पे अकल होगी तब आप नकल कर पाओगे। अपनी सियासी जमीन से पिछड़ती कांग्रेस इसे मजबूत करने की जुगत में है और इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने की कोशिश है, क्योंकि इस दौर में लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का परफेक्ट प्लेस बन चुका है सोशल मीडिया। लेकिन कांग्रेस ने यहां तक आते आते देरी कर दी। कांग्रेस जिस प्लेटफॉर्म का सहारा लेने जा रही है, बीजेपी ने इसकी शुरुआत 2014 में ही कर दी थी। हालांकि अब देखना होगा कांग्रेस खुद को सोशल मीडिया के सहारे कितना मजबूत कर पाती है और पार्टी को इसका कितना फायदा हो पाता है। उत्तराखंड आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली उत्तराखंड क्रांति दल राज्य गठन के बाद से ही सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में लगी रही, लेकिन अब तक असफल रही है। तमाम कारणों के साथ ही एक कारण पार्टी में अंतर्कलह को भी बताया जाता है। आज जब पार्टी के युवा नेता पार्टी में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर पार्टी में मतभेद और अंतर्कलह हावी दिख रहा है। ऐसी कुछ तस्वीरें देहरादून में यूकेडी कार्यालय से सामने आई हैं, जहां जोरदार हंगामा हुआ। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं देहरादून में यूकेडी कार्यालय की, जहां जोरदार हंगामा हुआ। हंगामा इतना कि एक दूसरे के साथ हाथापाई भी की गई। जानकारी के लिए बता दें कि ये एक ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो आपस में झगड़ते दिख रहे हैं। दरअसल यूकेडी दो गुटों में बढ़ती दिख रही है। पार्टी कार्यालय में अधिवेशन की तैयारी चल रही थी, लेकिन तभी अचानक से हंगामा शुरू हो गया और पार्टी के दो गुट आपस में भिड़ते नजर आए। आरोप है कि पार्टी से निष्कासित किए गए शिव प्रसाद सेमवाल गुट ने रात में ऑफिस पर कब्जा कर लिया। इससे दूसरे गुट के लोग नाराज होकर हंगामा करने लगे। हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंचा। लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों गुटों के लोग हंगामा करते रहे। बता दें कि यूकेडी के प्रवक्ता शिव प्रसाद सेमवाल यूकेडी कार्यालय में अधिवेशन को लेकर बैठक कर रहे थे। उसी दौरान यूकेडी का दूसरा गुट कार्यालय पर पहुंचकर हंगामा करने लगा। सामान्य प्रक्रिया होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, जो अनुशासनहीनता करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की है और ये 5-6 लोगों को पार्टी ने निष्कासित किया 6 साल के लिए। ये बौखलाहट है इनकी। और जब सामान्य प्रक्रिया होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, जब किसी भी व्यक्ति को निष्कासित किया जाता है तो उसका अधिकार सारा समाप्त हो जाता है। दल में उसका कोई अधिकार नहीं होता है। तो जबरदस्ती जो है दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कोई हल होने वाला नहीं है। अनुशासन किसी भी दल के लिए वो उसकी बहुत बड़ी ताकत होती है। अनुशासन नहीं है तो कुछ भी नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी हो ही नहीं सकती। वहीं पार्टी से निष्कासित शिव प्रसाद सेमवाल ने सफाई देते हुए कहा कि पार्टी ने अगर निष्कासित किया है तो पार्टी ने वापस शामिल भी कर लिया है, इसीलिए अधिवेशन की तैयारी की जा रही थी। ये अधिवेशन आज जो है केंद्रीय कार्यकारिणी
के अनुसार जो है आज अधिवेशन तय किया गया था और केंद्रीय कार्यकारिणी के फैसले के अनुपालन में ही अधिवेशन तय था। लेकिन केंद्रीय अध्यक्ष जो है हमारे दिल्ली से, उनको आना था काशी सिंघारी जी, कार्य अध्यक्ष हैं, तमाम संरक्षक हमारे लोग यहाँ पर हैं और जल्दी हम लोग जो है कार्यकारिणी के निर्देश के अनुसार ये कार्यक्रम तय करेंगे और अगर केंद्रीय कार्यकारिणी का कोई दूसरा निर्णय होता है तो उसका अनुपालन होगा। हम लोग तो साधारण कार्यकर्ता हैं। उत्तराखंड क्रांति दल अपनी ही जमीन पर जीत हासिल करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन लंबे समय से प्रयास जारी है। पार्टी हर तरीके से एकजुट होकर मजबूती पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से पार्टी गुटों में बटी है, ऐसे में सियासी जमीन को पाना कठिन नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है। हल्द्वानी में MBPG कॉलेज में छात्र संघ के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में दो गुट आपस में भिड़ गए। हैरानी इस बात की है कि छात्रों की ये लड़ाई कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में हुई। बता दें कि कैबिनेट मंत्री के सामने ABVP और निर्दलीय छात्र संघ के कार्यकर्ता भिड़ गए। नाराज ABVP के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज में वार्षिकोत्सव के नाम पर छात्र संघ और उनके पदाधिकारियों ने अवैध वसूली की है। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया ने ABVP के आरोप को खारिज किया है और कहा कि कुछ ABVP के कार्यकर्ता कॉलेज में हमेशा अराजकता का माहौल पैदा करते हैं। वहीं वार्षिकोत्सव में शामिल हुए मंत्री धन सिंह रावत ने कॉलेज की जरूरत को पूरा करने के साथ ही नई शिक्षा नीति का जिक्र किया। देखिए, जो ये आगाज 2023 है, इसमें पिछले जब से मैं चुनाव जीती हूँ तब से लोगों का मोटिव बना हुआ है कि इसका प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। लेकिन सर देखिए, अभी आए हुए थे ABVP के लोग, अभी कुछ लोग आए हुए थे। मैं ABVP को कभी गलत नहीं कहती हूँ, लेकिन ABVP के कुछ लोग बहुत वो कर रहे हैं। मैं बार बार ये नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन बार बार वो अपनी हदें पार कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने आज देखा है प्रोग्राम में किस तरह से उन लोगों ने पोस्टर फाड़ने का काम किया। जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा कॉलेज है MBPG कॉलेज हल्द्वानी, उसके मैं वार्षिक उत्सव में आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम इसमें किए हैं। नई शिक्षा नीति में हम तो ये कर रहे हैं कि पहले हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, हर डिग्री कॉलेज में एक योगा के टीचर रखे जाएंगे और हमारे प्रदेश में हम 20 कॉलेजों को मॉडल कॉलेज बना रहे हैं, जिसमें कि हल्द्वानी कॉलेज भी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से सामने आए अंकित हत्याकांड ने सबको हैरान कर दिया। मामले की मास्टरमाइंड माही को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जांच में जो कुछ खुलासे हुए हैं उसने सबको दंग कर दिया। माही ने अपने ही प्रेमी अंकित को तड़पा तड़पा कर मार डाला। मामले में और क्या कुछ खुलासे हुए हैं, देखिए इस रिपोर्ट पे। अंकित हत्याकांड में बड़ा खुलासा, जहरीली निकली प्रेमिका, खेल के मैदान से अपराध की खिलाड़ी बनी प्रेमिका। किसी भी रिश्ते में विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन उत्तराखंड के हल्द्वानी से जो अंकित हत्याकांड सामने आया उसने विश्वास का ही गला घोंट दिया। जहरीली प्रेमिका माही ने अपने प्रेमी अंकित को बीच रास्ते से हटाने का जो प्लान तैयार किया उसने सबके होश उड़ा दिए। सांप से अंकित को डसवाने की वारदात के बाद वो फरार चल रही थी, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है। हत्याकांड का मास्टरमाइंड माही और उसका पुराना प्रेमी दीप कांडपाल को पुलिस ने रुद्रपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में माही ने कई बड़े खुलासे किए हैं। वहीं वारदात में शामिल माही का नौकर और उसकी पत्नी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एक जो सेंसेशनल हत्याकांड जो अंकित चौहान हत्याकांड या हल्द्वानी में हुआ है, इसमें जो है कई दिनों से हमारी टीम जो है लगातार जो है देश के विभिन्न जगहों पर जो है दबिशें दे रही थी और करीब 6 टीमें हमारी जो है इसमें लगी हुई थी। इसमें जो है अभी आज जो मेन इसमें मास्टरमाइंड है माही उर्फ डॉली और जो है उसका साथी जो है दीप कांडपाल, इसको आज पुलिस ने जो है रुद्रपुर में से अरेस्ट किया हुआ है। ये 2 लोग जो है राम अवतार और उषा देवी अभी फरार है, नौकर और नौकरानी। अंकित हत्याकांड मामले में जो अब तक खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक वारदात वाले दिन माही के घर पर अंकित पहुंचा था। वारदात से पहले अंकित को शराब पिलाई गई। अंकित को बेहोशी में नहीं बल्कि होश में सांप से डसवाया गया। अंकित को सांप से डसवाने से पहले मुंह पर कंबल डालकर उसे दबोचा गया। अंकित के हाथ पैर पकड़ लिए गए। सपेरा सांप लेकर दूसरे कमरे से निकला और अंकित को डसवा दिया। अंकित के शरीर में हरकत हुई तो दूसरे पैर में भी डसवा दिया गया। जिस जहरीली माही ने अपने प्रेमी अंकित की हत्या करने के लिए पूरा प्लान तैयार किया है, आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो किसी समय पर खिलाड़ी रहते हुए कई मेडल अपने नाम कर चुकी थी, लेकिन खेल के मैदान से वो अपराध की खिलाड़ी बन गई। आखिर आरोपी माही कैसे बनी शातिर, ये आपको बताते हैं।
माही ने अच्छे एथलीट के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। साल 2007 में राज्य स्तरीय रिले रेस में उसने मेडल जीता था। खेल के मैदान के बाद वो अपराध की खिलाड़ी बन गई। हाई स्कूल के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद गलत लोगों की संगत में माही आ गई। पुलिस जांच में माही शादीशुदा पाई गई है। पूर्व सभासद के बेटे से उसकी शादी हुई थी। माही का संपर्क बड़े बड़े रसूखदारों से हुआ। अपने परिवार और ससुराल वालों से माही अलग रहने लगी। माही के घर पर रसूखदारों का आना जाना लगा रहता था। 8 सालों से माही और दीप कांडपाल का प्रेम प्रसंग चल रहा था। माही प्रॉपर्टी डीलर थी। दीप कांडपाल माही का असिस्टेंट था। साल 2020 में अंकित से माही की मुलाकात हुई। माही ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया है वो यकीनन सबको हैरान कर देने वाला है। जिस तरह की प्लानिंग की गई है उसने हर किसी को दंग कर दिया है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और बड़े खुलासे होने का इंतजार है। बता दें कि वारदात में शामिल नौकर और उसकी पत्नी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। राजधानी देहरादून में सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रियों के साथ हुई छेड़छाड़ और बदलने के मामले में जिलाधिकारी ने भी फोरेंसिक जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। वहीं सहारनपुर से आए दस्तावेजों को जांचने के लिए भी टीम बनाई गई है। आपको बता दें कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेजों में गड़बड़ी की बात सामने आई है, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने भी संज्ञान लिया और जांच के लिए SIT गठन करने का निर्देश दिया। वहीं SSP द्वारा एक टीम का गठन कर मामले की जाँच की जा रही है। आशंका है कि इस तरह के मामले और ज्यादा हो सकते हैं। हम लोगों के द्वारा एक जो केस था उससे रिलेटेड बहुत सारे हमें लगा कि उससे रिलेटेड केस हो सकते हैं, तो हमने एक FIR कराई है और उसी के क्रम में SSP साहब द्वारा कमेटी बना के और जांच की जा रही है और अब आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी चेक कर रहे हैं हम लोग हमारी तरफ से भी और बाकी, क्योंकि हमने जो FIR की थी उसमें भी हमने लिखा है कि और भी इस तरह के केसेस हो सकते हैं, तो वो भी जो टीम है वो जांच करेगी और हमारे भी जो संज्ञान में आएगा हम टीम को बताएंगे। उत्तराखंड शासन के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा और गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने उत्तरकाशी पहुंचकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और आपदा से हुए नुकसान का आंकलन करने के साथ निर्देश दिए थे। साथ ही उन्होंने प्रभावित परिवार से मुलाकात कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। देखिए, यहाँ पर जो बादल फटने की सूचना आई थी उसके बाद काफ़ी डैमेज हुआ है। लोगों के घर में मलबे घुसे हैं, जो सुरक्षा दीवारें थी वो क्षतिग्रस्त हो गई है, लोगों का सामान की भी क्षति हुई है। हमने लोगों से विमर्श किया, लोगों से वार्ता की। जो घटना है मौके पर जाकर हमने देखा क्या क्या क्षति हुआ है और एक फर्स्ट हैंड जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद लोगों से उसके बाद इंटरेक्शन भी हमारी हुई। अन्य जो लोगों के इशूज़ हैं, किस तरह से काम होना चाहिए, उनके सुझाव है वो भी लिए गए। तो 2 दिन पूर्व यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई थी और उससे ये जानकारी जैसे ही हम लोगों को आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत ही संजीदगी से लिया और उन्होंने तत्काल मुझे डिविजनल कमिश्नर गढ़वाल, सचिव आपदा और सभी को कहा कि आप तत्काल जाकर वहाँ क्षति का आकलन करिए। एक तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि किसी जन हानि नहीं हुई है, लेकिन निसंदेह परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है और कल भी वेदर बहुत ख़राब था। चूँकि इस टीम को पूरा आना था तो आज हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोग अभी स्थल निरीक्षण कर रहे हैं। देहरादून में प्रेम प्रसंग में नाकाम रहे युवक ने अपनी ही प्रेमिका के गले पर चाकू से वार कर दिया। साथ ही खुदकुशी करने की भी कोशिश की। मामला कोतवाली पटेल नगर का है, जहां आदर्श गुरुंग ने यहां पर युवती को किसी बहाने बाहर बुलाया और उसके गले पर चाकू से वार किया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवती को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवक लगातार युवती पर शादी का दबाव बना रहा था। युवती के मना करने पर आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। देखिए, थाना पटेल नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा जो है तहरीर दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि उनकी बेटी 19 वर्षीय बेटी को पड़ोस में रहने वाले चाउमीन की दुकान चलाने वाले व्यक्ति आदर्श गुरुंग द्वारा बुलाया गया और बुलाने के बाद उसके गले पे जो है धारदार हथियार से हमला किया गया। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 307 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो पीड़िता है वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है और इसमें एक्यूज की गिरफ्तारी की गई है। खटीमा के झनकट क्षेत्र में नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि छात्रों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने आरोपी टीचर के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद से आरोपी टीचर फरार था। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
21/7/23 को ये राजकीय इंटर कॉलेज झंझट है, यहाँ के प्रधानाचार्य हैं सुभाष राणा जी। तो इनकी तहरीर हमें प्राप्त हुई थी, तो इनके द्वारा ये बताया गया था कि इनके जो स्कूल में अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं, तो इनके द्वारा जो वहाँ पे नाबालिग छात्राएं हैं उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, अश्लील हरकत की जाती है। तो हमारे द्वारा उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए कोतवाली खटीमा में अभियोग पंजीकृत किया गया। राजधानी देहरादून में थाना बसंत विहार पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी के खिलाफ जमीन की अवैध खरीद फरोख्त और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बैंक लोन दिलाने के नाम पर जमीन की पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम कराकर धोखाधड़ी की। देखिए, भू माफियाओं के विरुद्ध जो लगातार कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है, उसी क्रम में जो हमारा थाना बसंत विहार पर एक मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें कि एक महिला द्वारा बताया गया था कि दो व्यक्तियों अब्दुल सत्तार और रईस द्वारा जो है फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पर उसकी जो जमीन है अपने नाम करवा ली गई थी। इसी संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और एक अभियुक्त की पूर्व में अरेस्टिंग हो चुकी है। इसके अलावा ये जो दूसरा अभियुक्त है रईस, ये लगातार वांछित चल रहा था, जिसमें जो है एसओजी की टीम और थाना बसंत विहार टीम द्वारा जो है अपने अथक प्रयास से जो है इसकी अरेस्टिंग की गई है। 20,000 का इनाम है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में होगी उत्तराखंड बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक। आगामी चुनाव के साथ मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे पर होगी चर्चा। सांसदों को सौंपी जाएगी खास जिम्मेदारी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने की चर्चाएं तेज। महेंद्र भट्ट बोले, यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार, राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द दी जाएगी कानून की शक्ल। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यालय में जमकर हुआ बवाल। पार्टी के 2 गुटों में भिड़न, तोड़फोड़ और हंगामे के बाद बुलानी पड़ी पुलिस। खबर दिखाए जाने के बाद जागा प्रशासन। देहरादून में जमीनों की रजिस्ट्री से छेड़छाड़ के मामलों में मुकदमा दर्ज। सीएम धामी के निर्देश पर गठित एसआईटी कर रही जांच।